नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं एक पहेली सुलझाने वाले हैं। हमारे पास आयुर्वेद का एक प्राचीन ग्रंथ है, चरक संहिता, और उसका एक अध्याय। बात सिर्फ दो पौधों की है, लेकिन उन दो पौधों से 48 मतलब 48 अलग-अलग दवाएं बनाने की विधि बताई गई है। अध्याय का नाम है दंती द्रवंती कल्प अध्याय। तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये पौधे कौन से हैं। नहीं, हमें उस प्राचीन विज्ञान के पीछे की सोच को समझना है। वो तर्क जो एक ही चीज से इतनी विविधता पैदा कर सकता था। आखिर 48 की जरूरत ही क्यों पड़ी? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये दो मुख्य किरदार कौन है, दंती और द्रवंती? ये पौधे आखिर करते क्या हैं? हाँ, देखिए स्रोत कहता है कि ये बहुत ही शक्तिशाली विरेचक हैं। विरेचक। मतलब पगेटिव्स। इन्हें कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं समझना चाहिए। इनके गुण बताए गए हैं तीक्ष्ण। तीक्ष्ण। हाँ, मतलब बहुत तेजी से असर करने वाले। फिर उष्ण, यानी शरीर में गर्मी पैदा करने वाले। और विकासी भी, विकासी। इसका क्या मतलब हुआ? जो शरीर में घुसते ही बहुत तेजी से फैल जाते हैं। इनका मुख्य काम है शरीर में जमे हुए कफ और पित्त दोष को पिघलाकर बाहर निकालना। एक मिनट। तेज असर, गर्मी पैदा करने वाले, तेजी से फैलने वाले, ये सुनने में तो किसी दवा से ज्यादा एक हथियार की तरह लग रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो ये वात दोष को बढ़ा भी सकते हैं, फायदे की जगह नुकसान भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यहीं से इस अध्याय का असली ज्ञान शुरू होता है। ग्रंथ ये जानता है कि ये पौधे कच्चे हीरे की तरह हैं, शक्तिशाली लेकिन खतरनाक भी। इसीलिए वो कहता है कि आप इन्हें सीधे इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। अच्छा। पहले इन्हें तराशना होगा, इन्हें सुरक्षित बनाना होगा। और वो तराशने की प्रक्रिया क्या है? मुझे जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक लगी वो यही है। हाँ, इसे संस्कार कहते हैं। और ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। स्रोत बताता है कि इन पौधों की जड़ों को निकालकर उन पर पिपली और शहद का लेप लगाया जाता है। पिली यानी लंबी मिर्च। जी। फिर उन्हें कुश घास में लपेटकर ऊपर से मिट्टी का लेप चढ़ाकर आग में पकाया जाता है, जैसे कुम्हार घड़ा पकाता है। अच्छा। और आखिर में धूप में सुखाया जाता है। लेकिन एक सवाल है, आज का कोई वैज्ञानिक तो शायद कहेगा कि जड़ी बूटी को मिट्टी में लपेटकर पकाने से उसके रासायनिक गुण बदल जाएंगे, शायद नष्ट हो जाएंगे। क्या हमारे पास कोई सबूत है कि इससे वो वाकई सुरक्षित हो जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। प्राचीन नजरिए से देखें तो वो यही तो करना चाहते थे। वो इसके विकासी गुण जो शरीर में तेजी से फैलकर गड़बड़ी पैदा कर सकता है, उसे ही तो नियंत्रित करना चाहते थे। हम्म। शहद और पिपली का लेप और फिर पकाने की प्रक्रिया, ये सब मिलकर उस पौधे की आक्रामकता को कम कर देते हैं। शक्ति उतनी ही रहती है, लेकिन उसका जो कठोर हानिकारक पहलू है वो निकल जाता है। दवा असरदार भी रहती है और शरीर उसे संभाल भी पाता है। ठीक है, तो हमने एक शक्तिशाली लेकिन खतरनाक पौधे को लिया और उसे एक प्रक्रिया से सुरक्षित बना दिया। लेकिन अब हम वापस अपनी मूल पहेली पर आते हैं। 48 अलग-अलग दवाएं क्यों? एक ही दवा काफी क्यों नहीं थी? क्योंकि आयुर्वेद में इलाज कभी भी एक दवा सब पर चले वाला था ही नहीं। यहीं पर अनुपान का सिद्धांत सामने आता है। अनुपान? हाँ, यानी दवा को किस माध्यम या व्हीकल के साथ दिया जा रहा है। एक ही दवा अलग अलग माध्यमों के साथ मिलकर पूरी तरह से अलग काम करती है। बात सिर्फ ये नहीं थी कि दवा कौन सी है, सबसे बड़ा खेल इस बात का था कि आप उसे दे किसके साथ रहें। अच्छा, मतलब डिलीवरी व्हीकल ही दवा का पूरा असर बदल देता था। कोई उदाहरण है स्रोत में? ढेरों उदाहरण हैं। जैसे अगर किसी को गुल्म यानी पेट में कोई गांठ या ट्यूमर है, या कोई और पेट का रोग है, तो इसी दंती द्रवंती के चूर्ण को दही, छाछ या सुरामंड के साथ देने को कहा गया है। सुरामंड? वो चावल से बना एक फर्मेंटेड पेय है ना? जी हाँ, ये चीजें पेट के माहौल को दवा के काम करने लायक बनाती हैं। और अगर बीमारी कुछ और हो तो? माध्यम बदल जाएगा। मान लीजिए किसी को पांड रोग है, मतलब एनीमिया, या कृमिकोष्ठ यानी पेट में कीड़े हैं। इन स्थितियों में शरीर को पोषण की भी जरूरत होती है। तो ग्रंथ कहता है कि दवा को गाय, हिरण या बकरी के मांस रस यानी सूप के साथ दो। अच्छा। यहाँ दवा सिर्फ विरेचन नहीं कर रही, बल्कि मांस रस के जरिए शरीर को ताकत भी दे रही है। वाह, एक ही दवा, दो अलग बीमारियां और दो बिल्कुल अलग डिलीवरी सिस्टम, और ये सिर्फ तरल पदार्थों तक ही सीमित नहीं है ना? मैंने देखा कि रचनात्मकता का स्तर तो कमाल का है। बिल्कुल। उन्होंने इसे औषधीय घी यानी घृत में बनाया है, औषधीय तेल में भी। यही नहीं, उन्होंने इसे मीठे लेह, जिसे हम अवलेह कहते हैं, और मोदक यानी लड्डू, लड्डू? हाँ, और उत्कारिका, जो एक तरह का मीठा केक होता है, उसके रूप में भी तैयार किया है। गन्ने के तने वाली विधि वो तो मुझे किसी गौमे शेफ की रेसिपी जैसी लगी, दवा की तरह नहीं। सही बात है। मतलब गन्ने के तने को बीच से चीरकर उसमें दवा का लेप लगाकर और फिर उसे पकाकर खाने को कहा गया है।
कल्पना कीजिए आज डॉक्टर कहे कि अपनी गोली को डार्क चॉकलेट के अंदर भरकर खाइए। बिल्कुल ये दिखाता है कि उनके लिए पेशेंट एक्सपीरियंस कितना मायने रखता था। सही बात है। अगर रोगी दवा लेने में ही आनाकानी करेगा तो इलाज कैसे होगा? खासकर बच्चों या बहुत कमजोर लोगों के लिए लड्डू या केक के रूप में दवा देना कितना आसान हो जाता है। ये सब रोगी को ध्यान में रखकर किया गया है। तो अब तक हमने देखा कि जड़ी बूटी कौन सी है, उसे तैयार कैसे करना है और उसे देना किसके साथ है। लेकिन ये सब तो कैसे का जवाब हुआ। अब सवाल उठता है क्यों का। क्या इन सबके पीछे कोई ओवर आर्चिंग फिलॉसफी, कोई बड़ा सिद्धांत काम कर रहा था? क्योंकि ये सिर्फ रेसिपी बुक जैसा तो नहीं लग रहा। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। ये सिर्फ रेसिपी नहीं है, इसके पीछे एक गहरा दर्शन है। स्रोत इसके कुछ नियम बताता है। पहला नियम है कि किसी भी दवा का नाम उसके मुख्य घटक के नाम पर रखा जाता है। मुख्य घटक? हाँ, मेन इंग्रेडिएंट। उसे उस दवा का राजा माना जाता है और बाकी की जड़ी बूटियां उसके अनुयायियों की तरह काम करती हैं, जो राजा के प्रभाव को बढ़ाने या संतुलित करने में मदद करती हैं। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन एक और सिद्धांत है जिसने मुझे सच में चौंका दिया, विरुद्ध वीर्य का सिद्धांत। इसका मतलब है कि एक ही दवा में विपरीत गुणों वाली जड़ी बूटियां मिलाना। ये तो सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है। आज की दवाइयों की दुनिया में तो ऐसा करने पर कहेंगे कि आप दवा का असर ही खत्म कर रहे हैं। ये तो जैसे आग बुझाने के लिए पानी और पेट्रोल दोनों डालना हो गया। बिल्कुल सही सवाल है और यहीं पर प्राचीन सोच की गहराई दिखती है। वो सिर्फ मुख्य असर मतलब मेन इफेक्ट को नहीं देख रहे थे, वो पूरे सिस्टम को देख रहे थे। मान लीजिए मुख्य दवा दंती बहुत गर्म तासीर की है। अगर उसे अकेले ही ज्यादा मात्रा में दे दिया तो वो शरीर में पित्त बढ़ाकर कोई और समस्या पैदा कर सकती है। अच्छा, तो उसे संतुलित करने के लिए? ठीक वैसे ही साथ में थोड़ी ठंडी तासीर की चीज मिला दी। इसका उद्देश्य मुख्य दवा के काम में रुकावट डालना नहीं, बल्कि उसके दुष्प्रभावों को रोकना है, या फिर दवा को एक अच्छा रंग, स्वाद या गंध देना है। तो ये एक तरह से एक इंटेलिजेंट सिस्टम डिजाइन कर रहे थे, जहां हर पुर्जे का काम सिर्फ आगे धकेलना नहीं, बल्कि पूरी गाड़ी को स्थिर रखना भी है। बिल्कुल, ये सिर्फ मिश्रण नहीं है, ये एक बुद्धिमान डिजाइन है। हर घटक का एक उद्देश्य है। और स्रोत में एक बहुत बड़ी बात कही गई है। वो कहता है कि ये जो 600 योग पूरे कल्पस्थान में दिए गए हैं, ये तो बस उदाहरण है। हाँ, एक बुद्धिमान वैद्य अपनी समझ और अनुभव से हजारों या करोड़ों योग बना सकता है। ये तो रचनात्मकता और विशेषज्ञता को एक तरह का खुला निमंत्रण है। ये दवा बनाने को एक कला का दर्जा देता है, सिर्फ विज्ञान का नहीं। और इसी कला का एक और पहलू है भावना की प्रक्रिया। हाँ, ये भावना प्रक्रिया क्या है? सुनने में तो बस मिलाने और सुखाने जैसा लग रहा है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे एक शेफ सॉस को रिड्यूस करता है। अच्छा। वो उसे घंटों तक धीमी आंच पर पकाता है ताकि पानी उड़ जाए और स्वाद गाढ़ा हो जाए, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड। भावना भी कुछ वैसा ही है, लेकिन यहाँ स्वाद नहीं, औषधि की शक्ति को गाढ़ा किया जा रहा है। आप जड़ी बूटी के पाउडर को लेते हैं और उसे उसी जड़ी बूटी के ताजे रस में भिगोते हैं, फिर सुखाते हैं। फिर से भिगोते हैं, फिर सुखाते हैं। ये प्रक्रिया कई बार दोहराते हैं। हर बार आप उसकी पोटेंसी की एक और परत चढ़ा रहे हैं। तो आखिर में आपको एक चुटकी पाउडर में ही पूरे पौधे की शक्ति मिल जाती है। बिल्कुल, एक तरह से ये प्राचीन नैनो टेक्नोलॉजी है। ये सब बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, जहां इतनी शक्ति है वहां जोखिम भी होना चाहिए। क्या ग्रंथ सुरक्षा के बारे में भी इतनी ही गहराई से बात करता है? निश्चित रूप से सुरक्षा सबसे ऊपर है। वो साफ साफ कहता है कि ये औषधियां 3 तरह की होती हैं: तीक्ष्ण यानी बहुत तेज, मध्यम मतलब मीडियम, और मृदु यानी हल्की। वैद्य को चुनाव रोगी की शक्ति और रोग की गंभीरता के आधार पर करना होता है। एक कमजोर रोगी को तीक्ष्ण औषधि देना जानलेवा हो सकता है। और एक प्रमुख सुरक्षा सिद्धांत पर जोर दिया गया है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बार बार हल्की औषधि का प्रयोग करना बेहतर है, बजाय एक बहुत तेज औषधि के, जो जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है। सही बात है। इसमें आगे कहा गया है कि औषधि का गलत प्रयोग जहर के समान है और सही प्रयोग अमृत के समान। ये वैद्य पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालता है। हाँ, और ग्रंथ सिर्फ चेतावनी देकर नहीं रुकता, वो समस्याओं के निवारण यानी ट्रबल शूटिंग के बारे में भी विस्तार से बताता है। जैसे कि अगर दवा काम न करे तो क्या करें, अगर उल्टी हो जाए तो क्या करें, या अगर कोई दुष्प्रभाव दिखे तो उसे कैसे ठीक करें। हर संभावित स्थिति के लिए एक एक्शन प्लान है। मैंने क्रूर कोष्ठ वाले लोगों के लिए एक विशेष सलाह भी देखी। इसका क्या मतलब है? क्रूर कोष्ठ का मतलब है ऐसे लोग जिनका पाचन तंत्र और मल त्याग की प्रक्रिया बहुत कठोर या शुष्क होती है। उनके लिए विरेचन की प्रक्रिया मुश्किल हो सकती है। इसे आप ऐसे सोचिए कि अगर आपको एक जैम हुए पाइप को साफ करना है
तो आप सीधे उसमें तेज प्रेशर वाला पानी नहीं डालेंगे। नहीं, पहले उसमें कुछ डालकर उस जैम को ढीला करना पड़ेगा। बिल्कुल। उसे अपनी जगह से हिलाना पड़ेगा। ग्रंथ यही सलाह देता है। वो कहता है कि क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति को विरेचन देने से पहले बस्ती यानी औषधीय एनीमा देना चाहिए। अच्छा, बस्ती। हाँ, बस्ती वही काम करता है। वो शरीर में जमे हुए दोषों को पहले ढीला करता है, उन्हें अपनी जगह से हटाता है, ताकि जब मुख्य दवा दी जाए तो वो आसानी से सब कुछ बाहर निकाल सके। बिल्कुल, इट्स अ 2-स्टेप क्लीनिंग प्रोसेस। और खुराक के बारे में क्या सबके लिए एक ही डोज है? बिल्कुल नहीं। ग्रंथ ये बात बिल्कुल स्पष्ट करता है कि बताई गई खुराक एक औसत व्यक्ति के लिए है, जिसकी उम्र, बल और कोष्ठ सब कुछ मध्यम हो। इसे हर व्यक्ति के लिए बदलना होगा। बच्चे के लिए अलग, बूढ़े के लिए अलग। हाँ, मजबूत के लिए अलग, कमजोर के लिए अलग। ये हजारों साल पहले की पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का एक शानदार उदाहरण है। तो इस पूरे विश्लेषण से जो मुख्य बात सामने आई वो ये है कि ये सिर्फ एक नुस्खों की किताब नहीं है। ये औषधि के प्रभाव, उसे बनाने के विज्ञान, वैयक्तिकरण और सुरक्षा प्रोटोकॉल को समझने की एक बहुत ही परिष्कृत प्रणाली है। इसमें दवा क्या है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि दवा कैसे, किसके लिए और किस रूप में बनाई गई है। बिल्कुल। यह ग्रंथ फार्माकोलॉजी, रोगी की शारीरिक और मानसिक भिन्नता और जोखिम प्रबंधन की एक गहरी समझ को दर्शाता है, जो अपनी सोच में अविश्वसनीय रूप से आधुनिक है। यह सिर्फ क्या नहीं बताता, बल्कि क्यों और कैसे पर ज्यादा जोर देता है। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न। स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प बात का उल्लेख है। वहां कहा गया है कि कुछ लोग जो बहुत व्यायाम करते हैं, शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं और जिनकी पाचन शक्ति बहुत मजबूत होती है, उनके दोष स्वाभाविक रूप से ही उनकी गतिविधियों, हवा और धूप के संपर्क में आने से संतुलित रहते हैं। सही है। ग्रंथ सलाह देता है कि जब तक वे वास्तव में बीमार ना हो, उन्हें शोधन चिकित्सा यानी प्यूरिफिकेशन थेरेपी नहीं देनी चाहिए। यह आज हमारे लिए एक सवाल खड़ा करता है। डिटॉक्स और क्लींस की हमारी इस आधुनिक दौड़ में क्या हम कभी-कभी स्वस्थ लोगों का जरूरत से ज्यादा इलाज कर रहे हैं और एक अच्छी तरह से काम कर रहे सिस्टम को अकेला छोड़ने के इस प्राचीन ज्ञान की अनदेखी कर रहे हैं?